Hey guys, this is Bharat. Welcome to my channel Dream and Achieve. Here I'm going to start a wonderful lecture series on Indian polity for all the government exams, especially UPSC and PSC. So I hope that my lecture series will be very helpful for all the students who are preparing for the exams and also for the purpose of GK and current affairs. Please keep studying and enjoy the lectures. Hope they help you to achieve all your goals and succeed in life. Do not forget to please subscribe my channel and please like and share with as many people as possible. आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए इंडियन पॉलिटी में। मेन सारे लगभग टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। वी टॉक्ड अबाउट जुडिशरी, वी टॉक्ड अबाउट लेजिस्लेचर, also we talked about executive, we also talked about various constitutional and non-constitutional bodies and their various functions। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा एक हट के टॉपिक है, दैट इज लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है कि हर कुछ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स को जब आप क्रॉस करेंगे हमारे देश में तो आपको एक नया भाषा जो है बोलने को दिखाई पड़ेगा। अब नया भाषा, नया बोली, नया डायलेक्ट देखने को मिलेगा। हर स्टेट की लगभग अपनी अलग अलग एक कल्चर है और लैंग्वेज है। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग में भारत देश को स्टेट्स में बांटा गया था तो उसका बेसिस ही लैंग्वेज था। दैट इज स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस एट द टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो अब इतनी ज़्यादा डाइवर्स लैंग्वेजेस होने की वजह से इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे पूरे भारत देश की एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज हो जिसको फॉलो किया जाए देश भर में, राइट। और देश के सारे सरकारी जो काम है वो उसी लैंग्वेज में किए जाएं ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज एक स्टेट की लैंग्वेज हो सकता है दूसरे स्टेट के लोग कंफर्टेबल ना हो समझने में या बात करने में, तो अगर आप लोकल या रीजनल लैंग्वेज को यूज़ करोगे तो फिर ऑब्वियसली बाकी के जो लोग होंगे उनको समझने में, सरकारी कामों के जो डॉक्यूमेंट्स उनको समझने में परेशानी होगी। इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज का चैप्टर जानना ज़रूरी है कि क्या प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत देश की एक ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि देश की एक सरकारी लैंग्वेज बोल सकते हो जो सरकारी सारे कामों के लिए यूज़ होती है, ऑफिस के सारे वर्क्स के लिए जो यूज़ होती है, वो लैंग्वेज कौन सी है और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रोविजन है दोस्तों वो पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, फ्रॉम आर्टिकल्स 343 से 351 के बीच में। आर्टिकल्स प्लीज याद रखते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दोस्तों लैंग्वेजेस इतना डाइवर्स चैप्टर है कि आर्ट एंड कल्चर का भी जो एक बहुत ही सेपरेट लेक्चर है लैंग्वेजेस के बेस पे, वो मैंने अभी बनाया नहीं है। आई विल जस्ट पुट मेक दैट लेक्चर एंड अपलोड इट वेरी सून एज पॉसिबल। वहाँ पे आपको जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस हमारे देश की वो देखने को पूरा डिटेल में मिलेगी, क्या क्या लैंग्वेजेस है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। बट यहाँ पे हम सबकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ऑफिशियल की बात करेंगे। सो ऑफिशियल लैंग्वेज में बेसिकली हम चार तरह की बातें करते हैं। क्या क्या? एक होती है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यूनियन यानी कि भारत देश का जो लैंग्वेज है उसकी हम बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं रीजनल लैंग्वेजेस यानी जो रीजनल लोकल लैंग्वेजेस हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। फिर हम बात करते हैं जुडिशरी और टेक्स्ट ऑफ लॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सरकारी काम तो एक काम हो गया जो लेजिस्लेचर करता है, एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन जुडिशरी का भी जो काम है वो अपना सेपरेट, क्योंकि आप जानते हैं कि जुडिशरी बहुत ही एक इंडिपेंडेंट विंग है एज कम्पेयर टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और पूरी कोशिश की गई है कि उसको इंडिपेंडेंट रखा जाए। जुडिशरी भी अपनी लैंग्वेज फ्री है अपनी तरीके से यूज करने के लिए, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स अगर उससे रिलेटेड कुछ है उनके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो भारत देश के वासी हैं उनको पता होगा कि हमारे देश में हिंदी यानी कि देवनागरी स्क्रिप्ट वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की, यानी पूरे देश में, हमारे भारत देश में हिंदी लैंग्वेज चलती है हर जगह। आप कहीं भी चले जाइए, भले ही लोकल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा ही जो हिंदी लैंग्वेज को यूज करता है। लेकिन जो नंबर्स हैं, नंबर जो है वो इंटरनेशनल नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 जो हम मैथ्स में, इंग्लिश वाली मैथ्स में यूज करते हैं। देवनागरी के जो नंबर्स हैं आपने देखा होगा कि हिंदी लैंग्वेज में नंबर्स लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है फ्रॉम द 1 2 3 दैट वी सी। तो वो नंबर्स ऑफिशियली यूज नहीं किए जाते हैं कामों के लिए, नंबर्स वही यूज किए जाते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है।
लेकिन जो स्क्रिप्ट है वो हिंदी होती है, यानी बाकी के सरकारी डॉक्यूमेंट सारे हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होते हैं। जब अंग्रेज भारत देश को छोड़ के गए थे उस समय अंग्रेजों के आने की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज हमारे भारत देश में सब जगह प्रचलित हो गई थी, और सारे के सारे कन्वर्सेशंस और सरकारी काम ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में किए जाते थे, क्योंकि अंग्रेज ऑब्वियसली इंग्लिश का यूज करते थे। तो भारत देश में इंग्लिश बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फैल चुका था, तो जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए उस समय अचानक से पूरी लैंग्वेज को चेंज करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि देश के जो लोग थे वो आदी हो चुके थे इंग्लिश को यूज करने के। इसीलिए प्रोविजन रखा गया कि 15 साल तक के इंग्लिश का यूज वो कंटिन्यू किया जाएगा, और धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया जाएगा, और खत्म करके हिंदी जो है वो कम्प्लीटली यूज की जाएगी। हाउएवर अगर पार्लियामेंट को लगता है कि अभी भी कसर बाकी है, अभी भी लोगों के जो रूट्स में इंग्लिश अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो फिर पार्लियामेंट एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन इनिशियली 15 साल का टाइम दिया गया था। और 5 साल और 10 साल के बाद में प्रेसिडेंट को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि कमीशन अपॉइंट करे, जहाँ पे वो उसमें कमीशन में चेक करे और रेकमेंड करे कि हिंदी लैंग्वेज का जो प्रोग्रेसिव यूज है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इंग्लिश लैंग्वेज को जो रिस्ट्रिक्शन है जो उसमें होने चाहिए वो सारे किए जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको हिंदी को पूरे देश में फैलाना है, इंग्लिश को 15 साल बाद यदि हटाना है, तो आपको हिंदी का प्रोग्रेसिव यूज करवाना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के पास ये जिम्मेदारी दी गई थी। Committee of Parliament is to be constituted to examine recommendation of the Commission to report its views on them to the President. तो पार्लियामेंट की एक सेपरेट कमेटी तक के बनाई गई थी जो कमीशन की हेल्प करेगी और रेकमेंड करेगी अपने व्यूज देते हुए, और वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेगी कि भैया ऐसे ऐसे व्यूज हैं। तो कुल मिला के पार्लियामेंट की एक सेपरेट कमेटी तक के बनाई गई थी इस चीज को देखने के लिए। फाइनली दोस्तों इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 में पास किया गया, जिसने इंग्लिश के यूज को कंटिन्यू कर दिया गया फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पस यूनियन, आल्सो फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द पार्लियामेंट इंडेफिनिटली, एंड आल्सो मेड इंग्लिश यूज कंपलसरी इन सर्टेन केसेस। अब हुआ क्या दोस्तों कि अंग्रेजों का जो इन्फ्लुएंस है भारत देश के कल्चर में इतना ज्यादा गहरे रूप तक चला जा चुका था कि ये देखा गया कि 15 साल इंतजार करने के बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज को भारत देश से डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सका, और इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रयास, कोशिश करने के बजाय भी जनता अभी भी इंग्लिश को यूज करती ही जा रही थी। इसलिए फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में पार्लियामेंट ने पास किया, और उसने कहा कि भैया ठीक है, जब सब लोग इतना ज्यादा इंग्लिश को यूज कर रहे हैं तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को इनडेफिनेटली कंटिन्यू करने का आदेश दे देते हैं। तो फाइनली उन्होंने इनडेफिनेटली कह दिया कि पार्लियामेंट के सारे बिजनेस में इंग्लिश लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, और इनफैक्ट कुछ केसेस में तो इंग्लिश को कंपलसरी भी कर दिया। क्या केसेस हैं हम आगे देखेंगे। ये हो गई पार्लियामेंट की बात, राइट। अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो खुद फ्री है अपना कानून खुद पारित करने के लिए, और चाहे तो वो स्टेट की खुद की कोई लैंग्वेज है उसको यूज कर सकता है अपने बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, या फिर हिंदी को कर सकता है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जैसा वो चाहे वैसा स्टेट कर सकता है। ज्यादातर समस्या इसमें दोस्तों साउथ के स्टेट्स को होती है, क्योंकि साउथ के स्टेट्स की जो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। वो अपनी लैंग्वेज से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, और उसको बहुत ज्यादा प्राइड लेते हैं अपनी लैंग्वेज को स्पीक करने में। इसीलिए साउथ के जो स्टेट्स हैं वहां पे ये प्रोविजन जो है उन्होंने अडॉप्ट किया होगा। बाकी ज्यादातर स्टेट्स जो है उन्होंने हिंदी को अडॉप्ट कर लिया अपनी खुद की लैंग्वेज की तरह। ठीक है, अच्छा, लेकिन मजेदार बात यह दोस्तों कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में ये कहा गया है कि अगर कोई नॉन हिंदी स्टेट है और यूनियन है, क्योंकि भाई यूनियन जो है वो तो इंग्लिश को यूज करता है तो ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी नहीं है या हिंदी यूज नहीं होती है, तो उन जगहों पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्योंकि फाइनली स्टेट लेजिस्लेचर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा पार्लियामेंट के साथ। तो कम्युनिकेशन सेटअप करने के लिए उन्होंने प्रोविजन दिया है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, further where Hindi is used for communication between Hindi and non-Hindi states, such communication should be accompanied by English translation। सिंपल है, एक कोई स्टेट है जो नॉन हिंदी स्टेट है वहां पे हिंदी का यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, और एक हिंदी स्टेट है जहाँ पे हिंदी का यूज किया जा रहा है। अब आप आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे तो कम्युनिकेट आपको एक भाषा में करना पड़ेगा। एक भाषा जो है वो कौन सी आप यूज करोगे, ऑब्वियसली हिंदी करोगे क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है, इस वजह से हिंदी को आप यूज करोगे, लेकिन नॉन हिंदी स्टेट को हो सकता है उसको समझने में दिक्कत हो, इसलिए कंपलसरी करा गया है कि उसको इंग्लिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के आप ये चीज देखेंगे समझेंगे कि हिंदी लैंग्वेज जो है वो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और साइड बाय साइड क्योंकि इंग्लिश इतनी ज्यादा प्रचलित थी हमारे देश में, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट की तरह भी
घोषित कर दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, और ये दो लैंग्वेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर्स को अपने पास अपने अपने खुद के लैंग्वेज जो यूज करना है उसकी फ्रीडम दिया गया अगर कोई चाहता है तो। If president is satisfied that substantial proportion of population of state that desire use of any language spoken by them to recognized by the state, then he may direct that such language shall also be officially recognized in the state to protect the interest of linguistic minorities. अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, linguistic minorities का वापस कॉन्सेप्ट आ गया। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन दो तरह की माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, एक रिलीजियस और दूसरी लिंग्विस्टिक। इसके अलावा तीसरी कोई माइनॉरिटी को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो इंटरेस्ट है उसको इनफैक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा का पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बनाया गया है, विच इज द ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जिसका चैप्टर मैंने बनाया हुआ है, प्लीज आप जाके लेक्चर को चेकआउट करें। तो दूसरा और चीज ये है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि ये सभी लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई आप हमारे स्टेट में इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करो ऑफिशियली, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उनके लैंग्वेज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करवा सकता है। Until the parliament provides otherwise, following are to be in English language only। यानी कि पार्लियामेंट यदि, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट अदरवाइज यदि नहीं कहता तो बाकी ये चीजें इंग्लिश में ही होंगी। क्या क्या चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इंग्लिश को कंपलसरी किया गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये आपके कुछ केसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्या है, पहला, ऑल द प्रोसीडिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन एवरी हाई कोर्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो कंपल्सरीली इंग्लिश या अंग्रेजी में ही होंगे, दूसरी भाषा में नहीं होंगे, अनलेस पार्लियामेंट उसको स्पेसिफिकली कहता है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंग्लिश कंपल्सरी की गई। दूसरा, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड बायलॉज एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। यानी कि जो भी लॉज, बिल्स, ऑर्डिनेंसेस पास किए जाते हैं उनकी जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट यानी लॉ का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में रखा जाएगा। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि हमारे जो लॉज हैं, बहुत सारे लॉज और कॉन्सेप्ट जो हैं हम इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स से इंस्पायर होकर के हमने कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसके बाद और भी बहुत सारे, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड वेरियस अदर कॉन्सेप्ट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को लॉज में इंप्लीमेंट करवाने के लिए। तो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हमेशा इंग्लिश में ही होते हैं। Governor of the state with previous consent of president can authorize use of Hindi or any other official language of state in the proceeding of High Court, but not with respect to judgment, decrees, orders passed by it. They can be in Hindi if there is an English translation, right? तो भाई गवर्नर ने कहा है कि प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ, मतलब गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ हिंदी या किसी भी दूसरी लैंग्वेज को प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट में यूज करवा सकता है। ठीक है, प्रोसीडिंग्स की यहाँ बात हो रही है, लेकिन जजमेंट, डिक्रीज, ऑर्डर्स वगैरह जो पास होते हैं वो हिंदी में नहीं हो सकते, उनको इंग्लिश में होना ही है, और अगर हिंदी में है तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना जरूरी है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसीडिंग्स जनरली, तो प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जनरली प्रोसीडिंग्स सिर्फ किस में होती हैं, इंग्लिश में ही होती हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट में गवर्नर प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ कहता है कि नहीं मुझे हिंदी भी करवानी है, और प्रेसिडेंट हाँ कहता है, तो भी कर सकता है, तो भी हो सकता है, बट जजमेंट, ऑर्डर्स, डिक्रीज वगैरह इंग्लिश में ही होंगे, और हिंदी में अगर होते भी हैं तो उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन होना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोस्तों, बट लेकिन है ऐसा ही प्रोविजन, तो आपको याद करना पड़ेगा। State legislature can prescribe the use of any language other than English with respect to bills, acts, ordinances, bylaws, but a translation of same has to be published। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में तो सारे के सारे जो है बिल्स, ये वो जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीजें ऑर्डिनेंसेस, रूल्स, बायलॉज वगैरह में हिंदी में स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकता है हिंदी या किसी और लैंग्वेज का, बट अगेन इंग्लिश ट्रांसलेशन उसमें करना पड़ेगा, राइट? यानी कि कुल मिला के आप ये मान के चलिए दोस्तों, ये जो दो ऊपर मैंने लाल स्टेटमेंट लिखेंगे, ये दो चीजें कंपल्सरीली इंग्लिश में ही होती हैं, और हिंदी में आप गलती से कर भी रहे हो तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करना ही करना है, ये मान के चलिए, ठीक है? सो स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो आपका वो कह सकता है कि ठीक है भाई किसी दूसरी लैंग्वेज में बिल्स, ऑर्डिनेंसेस, ये सारी चीजों को आप यूज करो, लेकिन ट्रांसलेशन इंग्लिश में आप जरूर और उसको करो। अच्छा, दूसरी चीज, पार्लियामेंट में यदि कोई बिल इंट्रोड्यूस होता है तो वो बिल, आपको मैंने अभी बताया कि सारे के सारे बिल के टेक्स्ट वैसे तो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कोई बिल है
तो उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी ऑल्सो। ठीक है, ऑफिशियली तो इंग्लिश यूज होता ही होता है, बट हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ स्पेशल डायरेक्टिव है। स्पेशल डायरेक्टिव्स क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स देम टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, राइट। स्पेशल डायरेक्टिव मतलब कुछ खास डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं। उन खास डायरेक्शंस का पर्पस ये है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के एक तो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, और दूसरा हिंदी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्या है पहला? ये दोस्तों, एवरी एग्री पर्सन हैज द राइट टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द एड्रेस ऑफ एनी ग्रीवियंस टू एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ द यूनियन और स्टेट इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यूज्ड इन यूनियन और स्टेट एज द केस में बी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए कि कोई एक बंदा है जो पीड़ित व्यक्ति है। अब पीड़ित व्यक्ति बेचारा अपने कंप्लेन लेके किसी अधिकारी के पास गया या किसी अथॉरिटी के पास गया, चाहे यूनियन में हो चाहे स्टेट में हो, ठीक है, तो वो अपनी कंप्लेंट किसी भी भाषा में रजिस्टर करवा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द यूनियन और द स्टेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बेचारा हो सकता है अनपढ़ व्यक्ति हो सकता है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जानकारी ना हो सकता है उसे इंग्लिश ना आती हो सकता है उसे हिंदी ना होती हो सकता है उसे रीजनल लैंग्वेज ना आती हो। तो इसलिए उसे जो भी लैंग्वेज आती है वो अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं कंप्लेंट को सबमिट कर सकता है, उसको जो है ट्रांसलेट करवाया जाएगा in the language of the state or the union as the case may be. Representation can't be rejected on the grounds that is not in the official language। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप समझ गए कि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में अगर आप किसी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो या कंप्लेंट लिख रहे हो, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया अब भाई बेचारे को अगर आती ही नहीं है, परेशान है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, कोई व्यक्ति है, तो उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन को डाला गया। Every state and local authority in state should provide adequate facilities for instruction in mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups, and president can give direction for this purpose, right? आपको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन डाला गया है कि प्रोविजन ये डाला गया है कि जो भी छोटे बच्चे हैं जिनको प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन तक उनकी मदर टंग यानी उनकी भाषा को बोलना लिखना सिखाया जाए, ताकि उनका जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कल्चर है, वो प्रिजर्व हो सके। तो ये प्रेसिडेंट जो है डायरेक्शन दे सकता है ऐसा कुछ काम करने के लिए। और आपको पता होगा कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वगैरह अपॉइंट किए गए हैं पूरे के पूरे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स को वो देखते हैं। ऑलरेडी मैंने पूरा लेक्चर बना चुका है, सो प्लीज यू कैन गो एंड चेक आउट दैट लेक्चर। Constitution imposes a duty upon center to promote the spread and development of Hindi language so it may become the lingua franca of composite culture of India। पहले भी मैंने आपको बताया था कि पहले भी ये चीज चल रही थी कि भाई 15 साल के बाद इंग्लिश को पूरे स्क्रैप करेंगे। वो अलग बात है कि हो नहीं पाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की प्रयास अभी भी सरकार जो है नहीं करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ड्यूटी दे रखी है यूनियन गवर्नमेंट को कि आप हिंदी लैंग्वेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रमोट करो और हमारे कल्चर में उसको इंटीग्रेट कराओ, क्योंकि विदेशी लैंग्वेज को हम जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा भारत की खुद का कल्चर जो है वो लॉस में होगा, विलुप्त होगा। Center directed secure enrichment of Hindi by simulating form, style, and expression using Hindustani. Another language is specified in age in the each schedule by drawing its in the age schedule by drawing its vocabulary primary on Sanskrit or secondarily in other languages. Right? So कैसे करते हैं? अलग अलग स्टाइल और एक्सप्रेशन जो हिंदी के हैं उनको उनको एनरिच करने की कोशिश करते हैं। एज शेड्यूल आपको पता होगा कि इट इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। वैसे मैं पूरा एक चैप्टर डिस्कस करूंगा जहाँ पे मैं शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा, बट एज शेड्यूल रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो पूरे पूरे संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस से जो है वो एक्सप्रेशन यूज करके हिंदी लैंग्वेज को एनरिच करने की प्रोविजन दे रखी है, सेंटर ने डायरेक्ट कर रखा है। 2004 में दोस्तों 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हमारे देश में रिकॉग्नाइज की गई थी और कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज की तरह गवर्नमेंट ने क्रिएट किया, राइट। तो 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज की एक और कैटेगरी जो है क्रिएट की उन्होंने। और क्लासिकल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? क्लासिकल लैंग्वेज में आती हैं तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया। ये सारे लैंग्वेजेस क्लासिकल में आती हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यानी कि ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो क्लासिकल में आती हैं, बाकी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस तो हमारे देश में है ही हैं। और ओडिया जो है उसको काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली शेड्यूल लैंग्वेजेस में ऐड किया गया था, राइट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर था कुछ समय पहले तक जो पूछा जा रहा था प्रीलिम्स में। अब आप पूछेंगे कि भैया क्लासिकल में ऐड करने का फायदा क्या हुआ, अलग से सब कैटेगरी बनाने का मतलब ही क्या निकला?
मतलब ये निकला दोस्तों कि once the language is classical, it gets financial assistance for setting up a center of excellence for the study of that language, and also opens up avenues for the major awards and honors of eminence, scholars of eminence, right? So होता क्या है दोस्तों कि जो क्लासिकल लैंग्वेज होती है उसको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, पैसे मिलते हैं, फंडिंग मिलती है, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस ताकि उसमें क्रिएट किए जा सकें और उस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी किया जा सके, और उसके अलावा अवार्ड्स एंड स्कॉलर्स जो हैं, अवार्ड्स वगैरह उनके स्कॉलर्स लैंग्वेजेस को भी दिए जाते हैं। कुल मिला के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हमारे देश के कल्चर की एक तरह से उसको दर्जा उसको दिया गया, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही एंशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो क्लासिकल लैंग्वेज है, और उसको प्रोटेक्ट करना देश की पूरी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए उनको क्लासिकल लैंग्वेज स्पेशली कैटेगराइज किया गया। Besides, usually can be requested to create to begin with at least in central university a certain number of professional chairs for classical language, scholar eminence in that language, right? तो ये कहा गया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ तक की जो है, जो नॉन डेडिकेटेड टू लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी एक चेयर आपको ऐसी बनानी चाहिए फॉर दी स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन दैट लैंग्वेज। सो आपको बनाना चाहिए, प्रोफेशनल चेयर्स बनानी चाहिए कि क्लासिकल लैंग्वेजेस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन चेयर्स में बैठे। और उस चेयर में बैठने का जो व्यक्ति का क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ये होता है, मतलब लैंग्वेज का, क्लासिकल लैंग्वेज में आने का क्राइटेरिया क्या है, कैसे डिसाइड किया गया कि भाई कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल में लिया जाएगा, क्योंकि यू तो 22 लैंग्वेज है शेड्यूल में, 22 में से यही 6 क्यों आई? उसका कारण ये क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टैक्स अर्ली टेक्स्ट और रिकॉर्डेड हिस्ट्री और अ पीरियड ऑफ 1500 to 2000 years, a body of ancient literature or text which is considered a valuable heritage with generational speakers, a literary tradition that is original and not borrowed from another speech community. There can also be a discontinuity between classical language and later forms of offshoot. अभी देखिए मैंने ऑलरेडी आपको वैसे बता ही दिया था, बट फिर भी थोड़ा सा कि भाई 1500 से 2000 साल का पुराना इसका इतिहास होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिच इसका लिटरेचर होना चाहिए, कंसिडर्ड अ वैल्यूबल हेरिटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल हेरिटेज कंसिडर होना चाहिए, इसके अलावा बोरोड नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली ओरिजिनल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर लैंग्वेज को आप क्लासिकल लैंग्वेज करोगे, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों कि बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस जो है ना वो एक दूसरे से बोरोड है, इन्फ्लुएंस्ड है। कई सारे डायलेक्ट्स आप देखेंगे, आपको बंगाली के डायलेक्ट्स मिल जाएंगे, आप बंगाल में इधर उधर जाएंगे लोकल, आप उड़ीसा में इधर उधर जाएंगे तो उड़िया के कई सारे डायलेक्ट्स मिल जाएंगे, हिंदी के कई सारे डायलेक्ट्स आपको छत्तीसगढ़ के एरिया में मिल जाएंगे। ये सारी जो भाषाएं दोस्तों ये ओरिजिनल नहीं है, ये फिर बोरोड हो गई, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस्ड हो गई। ओरिजिनल वो होती है दोस्तों जो कहीं से उठाई ना गई हो, इन ऑन इट्स ओन कंप्लीट हो, कि कहीं का दूसरा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उसमें इतनी आसानी से दिखाई नहीं पड़ता हो, वो लैंग्वेज आपकी ओरिजिनल है और बहुत पुराना उसका इतिहास है। सो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को रिव्यू करने के लिए, रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी के लिए कमेटी सेट की गई थी, आपको मैंने बताया है, और 10 ईयर्स के बाद उसको कॉन्स्टिट्यूट करना था, बट 1976 में प्रेसिडेंट ने उसको कॉन्स्टिट्यूट किया, राइट। उसमें 30 मेंबर थे, 20 थे लोकसभा से, 10 थे राज्यसभा से, एंड दे शैल सबमिट अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट मेकिंग रिकमेंडेशन देयरऑन, एंड प्रेसिडेंट शैल कॉज द रिपोर्ट टू बी लेड बिफोर ईच हाउस एंड सेंड इट टू ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। सिंपल है दोस्तों, कमेटी जो है सेटअप की जाती है, ठीक है। मतलब पहली कमेटी 1976 में की गई थी, 10 साल बाद होना था लेकिन 1976 में की गई, उसके बाद से आज तक की वो कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जिसमें 30 मेंबर 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से होते हैं, और वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करती है, प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट हाउस के सामने रखता है, फिर पार्लियामेंट हाउस से वो स्टेट लेजिस्लेचर में चले जाती है रिपोर्ट्स। उसके बाद प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन इन अकॉर्डेंस विद ऑल ऑन एनी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट एज कन्वेंशन, यूनियन होम मिनिस्टर हैज बीन इलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, कमिटी इज सबऑर्डिनेटेड टू डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो एमएचए होती है दोस्तों, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसके अंडर में ये कमेटी आती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है समय समय पर डायरेक्शन इशू कर सकता है, क्या कहते हैं, इन अकॉर्डेंस विद ऑल और एनी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कन्वेंशन, की उसको रिपोर्ट के कुछ भी पार्ट्स को आप कन्वेंशन की तरह यूज कर लो, ठीक। और इसके जो चेयरमैन ऑब्वियसली क्योंकि एमएचए में है तो जनरली चेयरमैन इसके यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के मैंने कवर कर लिया। समय समय पे दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड चेंजेस भी सरकार लाती रहती है बीच बीच में, तो आप करंट अफेयर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपडेटेड रहें टू कीप मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट आर बीइंग यूज्ड इन द आइदर द यूनियन और द स्टेट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो ये आपको जानने वाली ये थी
कि क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे कंपलसरीली इंग्लिश का यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे कंपलसरीली हिंदी का यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और स्टेट्स में क्या लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोविजन है, एक आपको रफ आइडिया होना चाहिए, प्लस आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से आर्टिकल्स और पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के ये दिया गया है, कौन से शेड्यूल में दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो चीज़ें दोस्तों थोड़ी बहुत डायनेमिक हैं, उनको आप समय समय पर रिवाइज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर listening to the lecture. Keep watching and have a nice week. Stay healthy, stay happy, and all the best for whatever exams you are preparing for.